स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों में गहराई से उतर रहे हैं जो मन की अविश्वसनीय क्षमता और ध्यान की शक्ति से जुड़े हैं। हाँ। ये विचार स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जैसा कि हमें मिले कुछ नोट्स और समीक्षा में बताया गया है। सोचिए, हमारे अंदर ही कोई ऐसी शक्ति है जो शांत रहने पर सामने आती है। बिल्कुल। और ये जो विचार हैं ये स्वामी विवेकानंद की किताब ध्यान और मन की शक्ति के इर्द गिर्द ही हैं। जो हमें सामग्री मिली है वो इस किताब के सार और इसके जो व्यवहारिक पहलू है ना, उन पर रोशनी डालती है। हाँ। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इन विचारों की परतें खोलें, जैसा स्रोत में दिया गया है। हाँ, तो चलिए फिर इस विश्लेषण में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नोट्स ध्यान के बारे में क्या खास बताते हैं, मन पर नियंत्रण पाने का असली मतलब क्या है, और कैसे ये सिद्धांत सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि जिंदगी बेहतर बनाने के ठोस तरीके हो सकते हैं। सही। जैसा कि इस स्रोत सामग्री में जोर दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं ध्यान के महत्व से। स्रोत नोट्स बताते हैं कि नियमित ध्यान पर बहुत जोर है, पर क्या ये सिर्फ मन शांत करने के बारे में है या कुछ और भी है? ये अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार देखिए, मन शांत करना तो पहला कदम है, लेकिन ध्यान का महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान असल में विचारों के बहाव को, उस फ्लो को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है। अच्छा। हम लगातार बाहरी चीजों से घिरे रहते हैं तो मन बस भटकता रहता है ना। ध्यान इस भटकाव को कम करके एक जगह टिकने की, फोकस करने की क्षमता बढ़ाता है। इसे स्रोत में एक तरह की मानसिक सफाई या डीक्लटरिंग प्रक्रिया कहा गया है। मानसिक सफाई, हाँ, ये सुनने में अच्छा लगा। तो ये सिर्फ स्ट्रेस कम करना नहीं हुआ, बल्कि विचारों को ऑर्गेनाइज करने जैसा है। हाँ बिल्कुल। आजकल की जो तेज जिंदगी है, जहां मल्टीटास्किंग ही नॉर्मल है, वहां तो ये क्षमता ये तो बहुत जरूरी लगती है। क्या स्रोत नोट्स इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये कंट्रोल कैसे आता है? क्या सिर्फ बैठ जाना काफी है? नहीं, स्रोत यही बताता है कि ये सिर्फ बैठने से कहीं ज्यादा है। इसमें ना सजगता मतलब अवेयरनेस और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। नोट्स में ये भी है कि विवेकानंद के अनुसार विचारों पर कंट्रोल का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। अच्छा। तो फिर क्या है? बल्कि उन्हें समझना और उन्हें एक दिशा देना है। जैसे एक अच्छा सारथी घोड़ों को काबू में रखता है ना, वैसे ही ध्यान हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। और ये अभ्यास, स्रोत कहता है, धीरे धीरे मानसिक अनुशासन लाता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और अंदर एक शांति महसूस होती है। ये एक स्किल है जो टाइम और पेशेंस के साथ आती है, मतलब रातों रात नहीं होता ये। तो ये एक प्रोसेस है, क्विक फिक्स नहीं। और यही मानसिक अनुशासन शायद हमें अगले विचार की तरफ ले जाता है, जो मुझे स्रोत सामग्री में सबसे पावरफुल लगा। हाँ। नोट्स में विवेकानंद का एक जिक्र है कि अगर इंसान अपने मन पर पूरी तरह काबू पा ले तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। ये सुनने में तो बहुत बहुत बड़ा दावा लगता है। स्रोत इस पर कुछ और बताता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ, ये वाकई एक गहरा विचार है और स्रोत इसे सिर्फ एक कहने की बात नहीं मानता। नोट्स के विश्लेषण के हिसाब से विवेकानंद का असंभव को संभव बनाने से मतलब शायद कोई सुपरनैचुरल पावर से नहीं था। अच्छा। बल्कि व्यक्ति की अपनी जो अंदरूनी बाधाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको पार करने की क्षमता से था। जब मन पूरी तरह फोकस्ड और अनुशासित होता है तो सारी एनर्जी एक दिशा में लगती है। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि बिखरा हुआ मन अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन एक एकाग्र मन वो कमाल के नतीजे दे सकता है, चाहे वो कोई मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाना हो या किसी आर्ट या स्किल में मास्टरी करनी हो या फिर गहरा आत्मज्ञान पाना हो। तो ये असल में हमारी अपनी अंदरूनी क्षमता को अनलॉक करने की बात हुई। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सीमाएं बाहरी हालात या किस्मत की वजह से हैं, पर यह नजरिया कहता है कि नहीं, अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दो। बिल्कुल। स्रोत में क्या इसका कोई उदाहरण या संकेत था कि ये अनलॉक होता कैसे? स्रोत सीधे तौर पर उदाहरण तो नहीं देता, लेकिन ये इस विचार को हाईलाइट करता है कि मन पर नियंत्रण से इच्छा शक्ति, विल पावर, वो मजबूत होती है। नोट्स में ये संकेत है कि जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो इंसान पक्के इरादे से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हाँ, ये बात तो है।
यही दृढ़ता, यही डिटर्मिनेशन असंभव लगने वाले कामों को संभव बनाती है। ये एक तरह से मेंटल एनर्जी को फोकस करके उसे फिजिकल रियलिटी में बदलने का प्रोसेस है। विवेकानंद का जोर इसी अंदरूनी ताकत को जगाने पर था, जिसे ध्यान और अनुशासन से साधा जा सकता है। ये इच्छा शक्ति वाली बात, ये अहम है। अब स्रोत में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है कि ये किताब सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश नहीं देती, बल्कि मन और शरीर के कनेक्शन को एक तरह से साइंटिफिक नजरिए से भी देखती है। हाँ, आजकल माइंड बॉडी कनेक्शन की तो बहुत बात होती है। क्या स्रोत बताता है कि विवेकानंद ने इसे कैसे समझाया था? हाँ, ये एक जरूरी पहलू है जिसे स्रोत ने उभारा है। नोट्स के मुताबिक विवेकानंद का नजरिया बहुत होलिस्टिक था, बहुत समग्र। वो समझते थे कि मन और शरीर गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर लगातार असर डालते हैं। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि विवेकानंद ने इसे सिर्फ फिलॉसफिकल लेवल पे नहीं देखा, बल्कि इसे एनर्जी के लेवल पर भी समझाया, जिसे वो प्राण कहते थे। उनके अनुसार हमारी मानसिक स्थिति, जैसे तनाव या शांति, वो सीधे हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर करती है। अच्छा। और ठीक वैसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, वो सब मन की स्थिति पर असर डालते हैं। प्राण का कॉन्सेप्ट, तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी, इसका एक प्रैक्टिकल बेस था उनके हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत ये बताता है कि इस कनेक्शन को समझने से हमें क्या फायदा हो सकता है? स्रोत के मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी सेहत और अपनी वेलबींग के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बन सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं हमारे शरीर पर असर डाल सकती हैं, तो हम नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करने और पॉजिटिव मानसिक स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। सही बात है। और इसी तरह फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, जैसे सही खाना, एक्सरसाइज करना, वो हमारी मेंटल क्लैरिटी और शांति में मदद कर सकता है। नोट्स इसे एक एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल जैसा बताते हैं, जहां मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये आजकल की जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, उससे काफी मिलता जुलता है। ये वाकई प्रैक्टिकल है और इस पूरे ढांचे की नींव, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है, एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर टिकी है। अपने आप पर भरोसा रखो। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में जितना आसान लगता है, शायद जिंदगी में उतारना उतना ही मुश्किल है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। स्रोत इस आत्मविश्वास को कैसे डिफाइन करता है? स्रोत के अनुसार विवेकानंद के लिए आत्मविश्वास सिर्फ ईगो या घमंड नहीं था। ये अपनी अंदरूनी क्षमता, अपनी दिव्यता कहें या अपने अंदर छिपी हुई असीम शक्ति में एक गहरा विश्वास था। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि यही विश्वास वो बुनियाद है जिस पर ध्यान और मन की शक्ति का पूरा महल खड़ा हो सकता है। कि यही आत्मविश्वास हमें फेलियर से सीखने और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। तो ये एक तरह की अंदरूनी स्वीकृति और अपनी ताकत में यकीन है, लेकिन कई बार बाहरी आलोचना या पिछली नाकामयाबियां इस यकीन को कमजोर कर देती हैं। क्या स्रोत इस बारे में कोई गाइडेंस देता है कि इसे कैसे डेवलप करें या वापस पाएं? स्रोत सीधे तौर पर कोई कैसे करें गाइड तो नहीं देता, लेकिन वो विवेकानंद के मैसेज के सार को पकड़ता है। नोट्स के अनुसार आत्मविश्वास धीरे धीरे आत्म अनुशासन और छोटी छोटी कामयाबियों से बनता है। अच्छा। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपने मन पर थोड़ा कंट्रोल पाते हैं, या जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं और उसे हासिल करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्रोत इस बात पर भी इशारा करता है कि दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना और उस पर टिके रहना भी आत्मविश्वास का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक अंदरूनी यात्रा है जिसे बाहर से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ गया। ये बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय अंदरूनी मजबूती बनाने की बात है। अब बात करते हैं इन सभी विचारों की व्यावहारिकता की। स्रोत साफ कहता है कि ये सिद्धांत सिर्फ आश्रमों या ध्यान कक्षों के लिए नहीं है। हाँ, इन्हें जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ध्यान और आत्मविश्वास पढ़ाई या काम में कैसे मदद कर सकते हैं? स्रोत इस प्रैक्टिकलिटी पर बहुत जोर देता है। नोट्स के अनुसार ध्यान से जो एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन बढ़ती है, वो सीधे सीधे सीखने और काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। हाँ, ये तो है। जब आप किसी विषय पर या किसी काम पर पूरी तरह ध्यान लगा सकते हैं बिना भटके, तो आपकी समझ गहरी होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसी तरह मन पर नियंत्रण हमें इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, जिससे रिश्तों में सुधार होता है। स्रोत बताता है कि आत्मविश्वास हमें नई चुनौतियां लेने
और रिस्क उठाने का साहस देता है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये जिंदगी के हर पहलू को छूता है। क्या स्रोत किसी खास फील्ड का उदाहरण देता है जहां ये खास तौर पर असरदार हो सकता है? नोट्स में खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसके फायदे बताए गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेहतर कंसंट्रेशन और मेमोरी, प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छा, फाका देता है, जैसा स्रोत में बताया गया है। ये स्पष्ट है कि स्रोत इन विचारों को बहुत उपयोगी मानता है। अब एक सवाल जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा, ये किताब या ये विचार किन लोगों के लिए सबसे सही हैं? स्रोत इस पर क्या कहता है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं? स्रोत के अनुसार ये किताब निश्चित रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ध्यान, योग और भारतीय दर्शन की गहराई में जाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जो अपनी मेंटल कैपेसिटीज को डेवलप करना चाहते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन नोट्स ये भी साफ करते हैं कि इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बड़ा है कैसे? मतलब जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि किताब में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे एकाग्रता, आत्मानुशासन, मन पर नियंत्रण और आत्मविश्वास, ये यूनिवर्सल मानवीय गुण हैं। हाँ, ये किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक बैकग्राउंड के बिना भी रेलेवेंट है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में ज्यादा क्लैरिटी, शांति, फोकस और इफेक्टिवनेस चाहता है, वो इन विचारों से फायदा उठा सकता है। नोट्स इसे एक तरह की मानसिक टूलकिट बताते हैं। अच्छा, मानसिक टूलकिट। हाँ, जिसका इस्तेमाल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। तो संक्षेप में ये हर उस इंसान के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बेहतर जिंदगी जीने में रुचि रखता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालते हुए हमने स्वामी विवेकानंद की किताब ध्यान और मन की शक्ति पर आधारित स्रोत सामग्री के कई अहम पहलुओं को समझा। नियमित ध्यान सिर्फ शांति नहीं, बल्कि विचारों पर नियंत्रण और मानसिक स्पष्टता लाता है। मन पर नियंत्रण से हम अपनी अंदरूनी सीमाओं को पार कर सकते हैं, जिसे स्रोत ने असंभव को संभव बनाना कहा है। हमने मन और शरीर के गहरे संबंध को समझा, जिसे विवेकानंद ने प्राण की अवधारणा से जोड़ा था। और इन सब की नींव है अपने भीतर की शक्ति पर अटूट विश्वास। सबसे जरूरी बात, ये सिद्धांत सिर्फ दार्शनिक नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र, पढ़ाई, काम, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास में प्रैक्टिकली लागू होते हैं। सही कहा। शोध सामग्री का निष्कर्ष यही लगता है कि असली ताकत और समाधान हमारे अंदर ही है। ध्यान, आत्मानुशासन और आत्मविश्वास वो चाबियां हैं जिनसे हम इस अंदरूनी खजाने को खोल सकते हैं और न सिर्फ अपने लिए, बल्कि शायद अपने आसपास की दुनिया के लिए भी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक जीवन कौशल का एक शक्तिशाली मेल है। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाला नजरिया है। और अब इस गहरी चर्चा के अंत में हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोत सामग्री की भावना से ही निकलता है। अगर ये सच है कि ध्यान और आत्मा अनुशासन से हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान और विकसित कर सकते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सा पहला छोटा कदम हो सकता है जिसे उठा के हम इस आंतरिक खोज की शुरुआत कर सकें? जरूरी नहीं कि वो घंटों का ध्यान हो, शायद कुछ और। इस पर विचार कीजिएगा।